जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास में पढ़ेंगे सीडीपी का महत्वपूर्ण चैप्टर जो सभी शिक्षक भर्तियों में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बनता है जो छांट छांट करके लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, पियाजे के विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया जबकि वाइगोस्की ने उसके महत्व के कारण बताया। चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक संपर्क, भौतिक कारक या पर्यावरणीय कारक। बताइए एक का सही आंसर क्या होगा। एक का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी सामाजिक संपर्क जो नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया गया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे वर्तमान स्तर पर प्रदर्शन को संभावित क्षमता का स्तर को प्रदर्शन करने की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी समीपस्थ विकास जो सामंजस्य करने में सहयोग वर्तमान में मिलता है, जो बच्चों को समीपस्थ विकास की एक वयस्क व्यक्ति से मिलता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है वाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक और भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किए जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं या स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। 3 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए इज राइट आंसर, यानी वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चंस में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि लेव वाइगोस्की साहब का पूरा नाम क्या है। तो लेव वाइगोस्की साहब का पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोस्की है और ये रूस का मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर भी थ्योरी अपना दिया था। भाषा सिद्धांत सामाजिक के बाद और सामाजिक विकास और अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संरचना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बनता है आपका वाइगोस्की तथा पियाजे हैं कि परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, यानी वाइगोस्की और पियाजे के बीच जो भिन्नता पाई जाती है वो क्या है। व्यवहारवादी सिद्धांत की उसकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण या ज्ञान की सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। बताइए 4 का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, यानी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण जो होता है वो वाइगोस्की और पियाजे के बीच का अंतर होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से उसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। सामाजिक पारंपरिक क्रिया, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, अनुकूलन एवं संगठन या पुरस्कार एवं दंड। वेरी इंपॉर्टेंट। 5 का सही आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार जो आधारभूत मानसिक क्षमता को मुख्य रूप से उसे उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव लाया था वो सामाजिक पारंपरिक क्रिया ही लाया था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन क्रिया को कहा जाता है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता या नैतिक तर्कना। बताइए 6 का सही आंसर क्या होगा। 6 का सही आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर, यानी
नैतिक तर्कना कोहलबर्ग के अनुसार ही सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में चिंतन का प्रक्रिया होता है। आखिर सही क्या है और गलत क्या है, ये नैतिक ही तर्कना से चिंतन बढ़ता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग जो नैतिक विकास दिया था वो कौन कौन सा है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे कोहलबर्ग साहब, ये नैतिक विकास सिद्धांत और नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी दिए थे। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। बच्चा कबूल वर्कर की नैतिक तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अभिमुखीकरण या सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण। 7 का सही आंसर हो जाएगा सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। आगे बढ़िए। कोहलबर्ग साहब का जो है पूर्व नैतिक स्तर वो कितने वर्ष के बीच होता है? ये जो होता है 4 से 10 वर्ष के बीच होता है। इसे बाल्यावस्था के रूप में भी जाना जाता है। और आज्ञा एवं दंड की जो अवस्था होता है ये इसी अवस्था में होता है। और आज्ञा और दंड 4 से 10 वर्ष के बीच। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके, धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, व्यवहार का स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बताइए, गंभीर प्रश्न बनता है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी नैतिक मुद्दों के आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ना कि व्यवहार को स्पष्ट करके, धार्मिक से चीज़ें जुड़े हुए और उनको समझाने से, ना ही व्यवहार किया जाना चाहिए कठोर निर्देश दे करके। तो सही आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ही शिक्षक बच्चों को नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया या यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट स्थापित करना है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर, यानी उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। आगे बढ़िए। एक पॉइंट और यहाँ से बनता है, जो नैतिक व्यवहार है वो जन्मजात से ही होता है। यह किसने कहा है? कोहलबर्ग साहब ने ही कहा था। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग की सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग साहब की सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? कोहलबर्ग के बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोहलबर्ग नैतिक विकास के स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख नहीं किया। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या कोहलबर्ग में पुरुष एवं महिलाओं के नैतिक तार्किकता की सांस्कृतिक भिन्नता को महत्व नहीं दिया। 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी इज राइट आंसर, यानी कोहलबर्ग के जो सिद्धांत की प्रमुख आलोचना थी वह थी कोहलबर्ग में पुरुष और महिला की नैतिक तार्किकता की सांस्कृतिक विभिन्नताओं में महत्व नहीं दिया। आगे बढ़िए। अगला है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था है ज्ञानेंद्रियावस्था,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 का सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की द्वितीयक अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। आगे बढ़िए। और एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे, जो परंपरागत नैतिक स्तर जो होता है वो होता है 10 से 13 वर्ष के बीच। आगे बढ़िए। अगला है, और 10 से 13 से बीच होता है, और ये कोहलबर्ग साहब की परंपरागत नैतिक अवस्था के स्तर में आता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण का प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या है? दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एवं महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। या परिकल्पना पर विविधता परीक्षण से ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। 12 का सही आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, यानी कुछ भौतिक गुणधर्म वही रखते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण का तात्पर्य यह होता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। 13 का सही आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, यानी पियाजे का जो अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जो संरचना संशोधित किया गया था उसे समायोजन ही कहलाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, एक 12 साल का बच्चा यह समझता है कि एक मेज का वजन वही रहता है चाहे वह दाएं हो या उल्टी हो, उसमें किस सिद्धांत को समझा जाता है? प्रश्न सेम ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ भी सकता है। यह संभावित प्रश्न आप लोगों को बताया गया है और ये 99% है कि पूछेगा ही पूछेगा। संरक्षण, आगमनात्मक तर्क, वस्तु अस्थायित्व या परिकल्पित तर्क। 14 का सही आंसर हो जाएगा संरक्षण। संरक्षण से ही वो सिद्धांत को समझाया जा सकता है। और जो संवेदी गामक अवस्था होता है जो पियाजे साहब द्वारा दिया गया है 4 अवस्था, वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला जो है 0 से 2 वर्ष के बीच, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच, और तीसरा है 7 से 11 वर्ष के बीच, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष के बीच। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। आगे बढ़िए। और अंतिम प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन ... द्वारा होता है? आत्मसातकरण द्वारा, व्यवस्थापन द्वारा, अनुभव द्वारा, आत्मसातकरण एवं व्यवस्थापन द्वारा। बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, यानी आत्मसातकरण एवं व्यवस्थापन। और सबसे ज़्यादा जिन पियाजे से क्वेश्चन आता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही आता है, और वो 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में जो बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है, जैसे गणित सर्वाधिक ज्ञान अमूर्त व्यवस्था में आरोही और अवरोही क्रम से ही होने लगता है। और इस अवस्था में जो बालक
दिन, तारीख, समय, महीना इत्यादि बताने का योग्य वो रख सकता है और रखता है और बता भी देता है। और एक पॉइंट और आता है इसमें, इस अवस्था में जो बालक सही अनुपात का अंतर कर लेता है। जैसे इस तरफ आप रुई रख दीजिए, यानी ये तराजू है, इधर रुई रख दीजिए और इधर कुछ भारी सामान रख दीजिए और दोनों बराबर से तोल दीजिए, तो वो बता देगा कि, पूछिएगा कि रुई ज़्यादा है या लोहा, तो बता देगा दोनों समान है वजन में। ऐसा उसको चिंतन करने का ज्ञान हो जाता है। आई होप चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम।